तो आयरन पिलर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2025 तक 250 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप होंगे। एंड मुझे लगता है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी न्यूज है और इसके बारे में हमें जरूर समझना चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है एक देश के अंदर 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं अगर वो देश अच्छे अच्छे एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करता रहता है ओवर टाइम। अगर आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की तरफ देखेंगे तो वो डेवलप्ड कंट्री इसलिए इतने पावरफुल हैं क्योंकि उनके पास काफी अच्छे अच्छे बिजनेसेस हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। एंड दैट इज वाई मुझे लगा कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो जरूर बननी चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग जिसके बारे में मैं काफी सोचता हूँ। एंड आई थिंक उसी वजह से मैंने ये चैनल भी शुरू किया है। वेल, कमिंग बैक टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 में इंडिया के अंदर 250 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न होने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग समझेंगे 5 ऐसी इनसाइट इस रिपोर्ट की जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। बट सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक यूनिकॉर्न होता क्या है। वेल, यूनिकॉर्न स्टार्टअप वो स्टार्टअप होते हैं जिनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ज्यादा है, यानी कि 7,500 करोड़। और इन सभी बिजनेसेस में टेक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होता है। अगर आपको टेक स्केलेबल बिजनेस मॉडल के बारे में समझना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, व्हाई 90% स्टार्टअप फेल इन द फर्स्ट 5 ईयर। आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप समझ पाएं कि जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप है वो कैसे टेक स्केलेबल बिजनेस मॉडल यूज करते हैं। वेल, जैसे कि हम सब लोगों को पता है 2021 में इंडिया में 43 यूनिकॉर्न स्टार्टअप बने थे और 2022 में इंडिया में जितने भी स्टार्टअप हैं उनका जो नेट वैल्यू क्रिएशन है वो $545 बिलियन से भी ज्यादा होगा, जो कि लगभग हमारी जीडीपी का 20% हिस्सेदारी के आसपास आता है। एंड दैट इज अमेजिंग। इमेजिन कीजिए आपके देश के स्टार्टअप आपकी इकोनॉमी में 20% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। अभी समझ लेते हैं आयरन पिलर की इस रिपोर्ट की 5 सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। सबसे पहली जो यूनिक इंसाइट है वो ये कि ग्लोबल कंपनीज जो हैं वो इंडिया से आ रही हैं, जो कि इंडिया के साथ साथ सीधा पहले दिन से पूरे इंटरनेशनल मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेच रही हैं। अगर मैं कुछ कंपनीज का एग्जांपल लूं तो फ्रेशवर्क, ब्राउजर स्टैक और पोस्टमैन जैसी जो कंपनीज हैं वो सीधा बाहर के मार्केट में डे 1 से अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू करती हैं इंडिया के साथ साथ। एंड जब आप सीधा बाहर के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास अपसाइड काफी बढ़ जाता है, आपका रेवेन्यू काफी जल्दी मल्टीप्लाई हो सकता है। एंड ये काफी अच्छा पॉजिटिव साइन है इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए। वेल, दूसरी यूनिक इंसाइट है इस रिपोर्ट की कि यूनिकॉर्न कितने तेजी से इंडिया के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। वेल, 50% से भी ज्यादा यूनिकॉर्न को 5 साल से कम टाइम लगा यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव करने के लिए। इनफैक्ट 80% जो स्टार्टअप हैं उन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया सिर्फ 7.5 साल में। एंड वेल, इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, अगर आप अपना रेवेन्यू जो है वो तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फर्दर आपको और ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है ताकि आप मार्केट लीडर बन पाएं, सो कॉल्ड बिजनेस मोड बिल्ड कर पाएं उस स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर, तो उसके लिए आपको ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और इसी वजह से आप ज़्यादा कैपिटल रेज करेंगे और जल्दी से यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव करेंगे। वेल, तीसरी यूनिक इंसाइट थी इस रिपोर्ट की कि जो क्लाउड सर्विसेज वाले जो स्टार्टअप हैं वो ज़्यादा कैपिटल एफिशिएंट होते हैं B2C कंपनीज के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें पता है कि जो B2C स्टार्टअप होते हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं और जब हमारे पास कंज्यूमर या फिर कस्टमर की बात आती है तो ऑब्वियसली हमारा जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है जिसको कैक बोलते हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जबकि जो क्लाउड बेस्ड स्टार्टअप हैं वो कैपिटल एफिशिएंट होते हैं क्योंकि वो डे 1 से पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं एंड स्पेशली बिजनेसेस को। इनफैक्ट जो क्लाउड सर्विस वाले स्टार्टअप हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न का स्टेटस अचीव किया वो 42% ज़्यादा कैपिटल एफिशिएंट थे B2C स्टार्टअप के कंपैरिजन में, और उन्होंने B2C कंपनीज के कंपैरिजन में 3 गुना ज़्यादा कैपिटल भी रेज किया। पहले मैंने क्लाउड सर्विस या फिर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के ऊपर एक पूरा वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि क्यों जो SaaS स्टार्टअप होते हैं वो ज़्यादा कैपिटल एफिशिएंट होते हैं, उनके ग्रोस मार्जिन काफ़ी हाई होते हैं और वो ईजिली अपने बिजनेस मॉडल को स्केल कर पाते हैं बिकॉज लोगों का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होता है। इसका मतलब उनके ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जिसको ओपैक्स बोलते हैं वो काफ़ी कम होता है। फोर्थ इंसाइट थी इस रिपोर्ट की कि जो B2C स्टार्टअप हैं वो भी अभी इंडिया से बाहर एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे कि ओला ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूके के अंदर ऑपरेट कर रहा है। बाइजूस के काफी सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनली बेचे जा रहे हैं। पेटीएम जापान के अंदर सबसे बड़ा पेमेंट प्रोवाइडर है और इनफैक्ट ओयो ने पूरी दुनिया भर में एक्सपेंड किया हुआ है, फिर चाहे आप मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, जहां पर भी जाएंगे हर तरफ आपको ओयो के होटल्स देखने को मिल जाएंगे। एंड और भी काफी सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि कार24 और भी काफी सारे स्टार्टअप हैं जिन्होंने इंडिया से बाहर भी एक्सपेंड कर रखा है। और फिफ्थ इंटरेस्टिंग इंसाइट थी इस रिपोर्ट की कि इंडिया के जो स्टार्टअप हैं वो फंडिंग के अलावा भी अभी IPO कर रहे हैं, उनमें मर्जर्स और एक्विजिशन हो रहे हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर को काफी तेजी से रिटर्न मिल पा रहे हैं।
जिन लोगों को आईपीओ, मर्जर या फिर एक्विजिशन के बारे में नहीं पता, एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि पेटीएम ने अपने जो शेयर थे वो पब्लिक मार्केट में लिस्ट किए थे ताकि आम लोग उसके शेयर खरीद सकें। वो एक एग्जांपल हो गया आईपीओ का, जिसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर दो कंपनी आपस में मर्ज होकर एक स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम करती हैं, वो हो गया मर्जर्स का एक एग्जांपल। जैसे कि फार्म इजी ने डॉक्टर लाल पैथलैब के साथ मर्जर किया था ताकि वो दोनों हेल्थ केयर की सर्विसेज अलग अलग लोगों को प्रोवाइड कर सकें। फिर आता है एक्विजिशन। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को फुल्ली एक्वायर कर लेती है, वो एक एग्जांपल है एक्विजिशन का। जैसे कि बायजूस ने आकाश को किया था एक्वायर, पेटीएम ने nearby.com को एक्वायर किया था, वो एक एग्जांपल है एक्विजिशन का। तो ये थी 5 यूनिक इनसाइट इस रिपोर्ट की कि इंडियन स्टार्टअप ग्लोबली एक्सपेंड कर रहे हैं, उनको तेजी से यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव हो रहा है, और जो क्लाउड बेस्ड बिजनेसेस है वो ज़्यादा कैपिटल एफिशिएंट होते हैं, और कंज्यूमर जो ब्रांड है इंडिया में वो भी बाहर एक्सपेंड कर रही है। और फाइनली ये सभी स्टार्टअप मर्जर्स, एक्विजिशन और आईपीओ वाली स्टेजेस तक भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा भी मैंने स्टार्टअप के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्यों 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। उसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया था कि 2030 में अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आज 2022 में आप किन स्टार्टअप आइडियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप एक कंज्यूमर ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, सो कॉल्ड D2C ब्रांड, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, तो आप उसको कैसे शुरू कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, एंड आई एम श्योर अगर आपके पास थोड़ा बहुत टाइम है तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, एंड आपको ये सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो, एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो के अंदर। एंड हाँ, आई थिंक अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि जो सब्सक्राइबर का जो परसेंटेज था वो 20% से बढ़कर लगभग 25% हो गया है। बट अभी भी 75% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। ग्रो हो रहा है चैनल, सो आई एम रियली हैप्पी, एंड मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस डालने वाला हूँ। एंड तब तक अपना ध्यान रखो, एंड बाय बाय, टेक केयर।